हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अन अकेडमी के नए चैनल जस्ट नाइन्थ एंड टेंथ पे। जैसा कि इसका नाम ही है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू नाइन्थ एंड टेंथ। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, एक ही जगह आपको नाइन्थ एंड टेंथ की हर सब्जेक्ट के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस चैनल की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे आपको एजुकेटर्स पढ़ाते ही पढ़ाने के साथ ही लास्ट में वो टेस्ट एंड क्विजेस रखते हैं। सो दैट क्या मिलता है आपको, एक ही जगह सीखने और अपने आप को इवेलुएट करने का मौका भी मिल रहा है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एटम्स एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में। पिछली क्लास में हमने इसका लेक्चर 1 देखा था, आज उसी का लेक्चर 2 होगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन BSc in hospitality from IHM Bhopal. I worked as a trainer with Marriott Group, which is the largest group of hotels in the world. I also worked as a trainer with ITC Group, which is India biggest group. आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपके लिए इसके प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद ये दिया गया लिंक कॉपी करना है, उसके बाद हमें ज्वाइन करना है। अब आते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है हमारा, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान का कॉस्ट क्या पड़ता है। तो एक साल का, अगर आप एक साल का हमारा प्लान लेते हो तो एक साल का इसका कॉस्ट वैसे तो 15,000 रुपीज़ है, बट अगर आप मेरा कोड प्रियंका UB अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट पड़ के मिलता है सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़ में। तो पर मंथ आपका कितना पड़ा प्लान का कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ 1,125 रुपीज़। अगर आप ये सेम प्लान लेते हो 2 सालों के लिए, जिन बच्चे भी 9th की तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि एक ही बार वो प्लान ले लें 9th और 10th, क्योंकि उनको पढ़ना है। तो अगर वो हमारा ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो उनको वैसे तो 2 साल का कॉस्ट पड़ता है 25,000 रुपीज़, बट अगर आप मेरा कोड प्रियंका UB अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 3% का डिस्काउंट करके सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपीज़ में। बच्चों है ना बहुत अच्छी बात। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो जल्दी से ले लें। फिर आप पूछोगे मैम मैं क्यों लूँ ये सब्सक्रिप्शन प्लान, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे यहाँ पे। तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे बताती हूँ। आप अनअकैडमी जैसे कि पता है इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का। यहाँ पे आपको क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे हर जगह के, नॉट इवन जैसे आप अपनी सिटी में रह रहे हो तो नॉट ओनली आपकी सिटी के, हर जगह के इंडिया के सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे। हर शहर के टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे, आप एक ही जगह इसका प्लान लेके क्या होता है, आप एक ही जगह हर अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, सो दैट आपको कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट आपको, सपोज कोई डाउट से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लाइव क्लासेस में अपने फेवरेट टीचर से वो सॉल्व कर सकते हो। अपने फेवरेट एजुकेटर से आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। और क्या मिलता है, अगर आप 1 साल का प्लान लेते हो तो आपको 1 साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। कभी भी आप एनी टाइम कभी भी हमारा आप चैनल खोल के आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे क्विजेस होते रहते हैं, बहुत सारा टेस्ट होते रहता है, सो दैट आपको आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप कभी भी डाउन, सपोज नेट अगर नहीं है, कहीं आप जा रहे हो जहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियोस डाउनलोड करके कभी भी उसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं, तो नेट का भी इशू नहीं रहेगा। या आप 1 साल जैसे बताया, 1 साल का आप प्लान ले लेते हो तो आपको 1 साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। तो एक ही जगह आपको क्या इतने सारे फायदे हो रहे हैं, कभी भी आप अपने एजुकेटर से पढ़ सकते हो, जो आप उनकी क्लासेस लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। तो है ना कितने सारे फायदे, बैठे घर बैठे बैठे आपको ये सारा सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ 1 साल का कॉस्ट कितना, सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़ में। अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, एटम के बारे में। तो देखते हैं एटम क्या है। एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के 3 क्या होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में 3
पार्टिकल से मिलके बना होता है। कौन कौन सा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता। एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूक्लियस, मैंने बताया था पिछली क्लास में, न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके। इसमें ब्लू क्या है? प्रोटॉन है, रेड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन है। इसे आप देख लो। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ होगा? तो लोकेशन एंड यूनिट चार्ज पे चार्ज क्या क्या होता है। और साइड न्यूक्लियस, इस पे चार्ज कितना हुआ? निगेटिव। प्रोटॉन कहाँ हुआ? प्रोटॉन हुआ न्यूक्लियस के अंदर एंड न्यूक्लियस, इस पे चार्ज कितना हुआ? पॉजिटिव। एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ हुआ? न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में एंड इसका चार्ज कितना हुआ? इसका चार्ज हुआ 0। समझ गए? इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में वो भी 0। अब प्रोटॉन, अब बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, याद कर लेना, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसके थ्रू? अपने गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन किसने, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन्स की खोज की थी जेम्स चैडविक। ठीक है, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के बाहर। प्रोटॉन कहाँ हुआ? एटम, एटम के अंदर हुआ। न्यूट्रॉन कहाँ हुआ? ये भी एटम के अंदर। अब आएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हम देखते हैं जे थॉमसन, उन्होंने क्या खोजा था? इलेक्ट्रॉन। बताया ना मैंने। अब उन्होंने किसके थ्रू? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने पता लगाया इलेक्ट्रॉन के बारे में। उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिया एक्सपेरिमेंट के बाद? एटम हैज अ होल इज न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एटम क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में उसके अंदर होता है, इसलिए वो एटम क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ। द क्रिसमस प्लम पुडिंग मॉडल कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। उन्होंने इसको कैसे समझाया? क्रिसमस प्लम पुडिंग या वाटरमेलन, इसके थ्रू, वाटरमेलन मॉडल के थ्रू समझाया, मॉडल के थ्रू समझाया। अब देखिए कैसे उन्होंने समझाया, क्या बोला उन्होंने? ये वाटरमेलन लिया। वाटरमेलन का क्या? उन्होंने वाटरमेलन को काटा, उसके बाद क्या है, उन्होंने जो एडिबल पार्ट, जो रेड वाले आप पार्ट देख रहे हो, ये जो रेड पार्ट है,
उनको उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो सीड्स थे उनको इलेक्ट्रॉन बोला कि ये एटम है। एटम जो हुआ वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिव चार्ज से मिलके बना होता है। तो एटम क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का गोला सा है, समझ गए, जिसके अंदर सेम क्वांटिटी में क्या होता है, इक्वल क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। दैट्स व्हाई एटम क्या हो गया, न्यूट्रल रहता है। उन्होंने इसको क्रिसमस प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल के थ्रू समझाया। अभी कैथोड एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कैसे पता लगाया इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो भी एक समझ लेते हैं। उन्होंने कैथोड ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर से उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज पास की। अब जैसे बता दूं मैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो जब उन्होंने ट्यूब के अंदर से कैथोड रेज पास की तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये सामने क्या था, सामने स्क्रीन पे ना जा करके कैथोड रेज क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया। क्यों डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने ट्यूब के ये इसे ऊपर दो मेटेलिक प्लेट लगा रखे थे, जो एक पॉजिटिव चार्ज जिसमें करंट आ रहा था, एक निगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट था। तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये कैथोड रेज आई वो सामने ना जा करके ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब कोई ना कोई अंदर नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से वो यहाँ से रिपेल होकर के सीधे ना जा करके ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। जिससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज में कोई नेगेटिव चार्ज था, जिसे उन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब उन्होंने क्या नेगेटिव जब से तब उन्होंने ये कंक्लूजन के थ्रू उन्होंने यही बताया ना कि एटम इज कंपोज फॉर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। एटम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, एटम में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। ये जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ये उन्होंने कंक्लूजन दिया। अब आते हैं हम दूसरे एक्सपेरिमेंट पे। दूसरा मॉडल किसने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो हर किसी ने अपना अपना कुछ कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। तो आपने देखा अभी तक जे थॉमसन का उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या बताया। अब हम आते हैं दूसरा, रदरफोर्ड मॉडल क्या है। रदरफोर्ड जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि रदरफोर्ड ने क्या चीज़ के बारे में बताया था, क्या चीज़ की खोज की थी, रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन्स की। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन दिया, उन्होंने बोला ऑल द मास रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। जो भी एटम का मास होता है सब कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। कैसे, बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते रहते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू होल एटम। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, पूरे एटम के कंपेयर में बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। आप देख रहे हो न्यूक्लियस कहाँ है, ये जो सेंटर हुआ है इसका, आप जैसे देख रहे हो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, जो स्फीयर है, और ये पूरा दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से जो मिलके ये सेंटर पार्ट हुआ, ये इसका न्यूक्लियस कहलाया। क्या होता है, क्या बोला मैंने, ऑल द मास रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। तो क्या होता है, एटम का जो भी सारा मास होता है वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पार्ट्स विच आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या कहलाता है, द
इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular parts. ये जो इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस है, क्या मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट, जैसे बताया था ना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये क्या हुआ, तो ऑर्बिट क्या, ऑर्बिट में बता दूं, ऑर्बिट क्या है बच्चों, ऑर्बिट्स किसे कहते हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये क्या कहलाया इलेक्ट्रॉन का, ये उसका ऑर्बिट है जिसमें वो कंटिन्यू घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ। और क्या बोला, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू होल एटम, ये इतना बड़ा एटम है, इसमें साइज क्या है न्यूक्लियस का, बहुत ही छोटा रहता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट, बोर्स मॉडल। इसे बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद सब अपना अपना कंक्लूजन बता रहे थे कि उनको एक्सपेरिमेंट के बाद क्या मिला। तो एटम पे बोर्ड ने भी, साइंटिस्ट बोर्ड ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी बात उन्होंने ये कंक्लूजन दिया। अब सबसे सटीक उन्होंने ही एटम के ऊपर ये कंक्लूजन दिया, जिस बहुत ही एप्लीकेबल ही है बाद में। अब आते हैं उन्होंने क्या क्या बताया अपने मॉडल के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी। क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में अपने स्टेबल ऑर्बिट में, जैसे बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो उन्होंने वही बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी इमिट किए वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो ये जैसे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब इसका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, तो ये अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा बिना एनर्जी छोड़े, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना घूमता रहेगा। एन ऑर्बिट डिनोटेड एज सेल्स, ऑर्बिट को किससे डिनोट किया जाता है, KLMN, ये क्या है, ऑर्बिट है, जिसको द सेल KLMN ने डिनोट से किया जाता है। An electron emits the observed energy when jumps from one orbit to another. एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या ऑब्जर्व करता है कब, जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। सपोज जैसे मैं मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ, तो मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर यहीं पे राउंड करती रहूँगी। अगर सपोज मुझे यहाँ से, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मुझे दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो मुझे दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो मैं एनर्जी लूँगी, या एनर्जी मेरे पास ज़्यादा है तो मैं एनर्जी इमिट करूँगी। समझ में आया। तो वैसे ही अगर यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से छोड़ के इनको दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो या तो वो एनर्जी लेंगे या तो एनर्जी देंगे, सॉरी एनर्जी लेंगे या एनर्जी अब्जॉर्ब, मीन्स क्या होता है, अब्जॉर्ब करना, इमिट में तो छोड़ना, वही होता है, देते। देखिए नेक्स्ट वही बताया, व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट इमिट्स एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी में जाता है, हायर जब यहाँ पे जो बैठा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास होती है, तो सबसे बाहर होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जो सबसे अंदर हुआ उनके पास सबसे कम एनर्जी हुई। तो जब वो हायर टू लो एनर्जी, अगर सपोज जो इस फोर्थ और सेल में बैठा है, इस ऑर्बिट में बैठा है, वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड सेल में आया, यहाँ पे आने के लिए, तो उसको क्या चाहिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा था उसको क्या है, इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है,
थर्ड इसको तीसरी सेल में आने के लिए क्या, इसको थोड़ी कम एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम एनर्जी उसको चाहिए, तो एनर्जी छोड़ के वो ये थर्ड सेल में आएगा। बस इन वाइस वर्सा देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है, उसके पास बहुत ही कम एनर्जी है। सेकंड जो सेल में बैठा है इलेक्ट्रॉन, उसके पास क्या है, उसके पास थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है। जिसको फर्स्ट सेल से ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए क्या चाहिए, इसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा, ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप फार्मूला मैं आपको बता दूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ये फार्मूला जो अब ये फार्मूला है ध्यान रख लीजिएगा, n इक्वल टू 2n स्क्वायर। यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n सेल नंबर है। सपोज अगर पहले सेल में, पहले ऑर्बिट में मुझे निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई होगा पहले सेल का, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है तो मुझे निकालना है, तो n क्या हुआ, मैंने क्या बोला, n होता है सेल नंबर, ये k क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, कितना हुआ, स्क्वायर इक्वल टू 2 1 स्क्वायर 1 2 इंटू 1 2, सेल का सेम वैसे देखिए 2 इंटू तो स्क्वायर कितना हुआ 8, 2 इंटू स्क्वायर कितना हुआ 18 एंड 2 इंटू फोर्थ स्क्वायर देखिए कितना हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स किस कन्फिग्रेशन में रहेंगे, 2 8 18 32। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे रहेगी, इसी वे में, पहले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड 32। आगे इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर 2 इंटू एन स्क्वायर, इन क्या हुआ, ऑर्बिट नंबर उनका सेल नंबर हुआ, पहले सेल कौन से ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट को 2 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले ऑर्बिट के स्क्वायर से, तो पहला क्या हुआ 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्बिट में हुआ तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 8, थर्ड में 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 18, फोर्थ में 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। यहाँ पे एन क्या है आपका, एन है ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए। तो क्या हुआ, फर्स्ट जो के सेल है, के सेल में मैक्सिमम कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 से ज़्यादा पहले सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसी तरह सेकंड में कितने होंगे, सेकंड कौन सा हुआ, के सेल में, एल सेल में कितने होंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 8, एंड एन सेल में कितने होंगे मैक्सिमम 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 18, एंड एम सेल में कितने होंगे 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। और जब आप करोगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको सीरियल बाय, के सेल फिल होगा, उसके बाद एम सेल, एल सेल में जाएंगे, उसके बाद ही एम सेल में आएंगे, उसके बाद ही एन सेल में जाएंगे,
ऐसा नहीं कि पहले अंदर के सेल छोड़ के डायरेक्ट वो बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नहीं, सीरियल वाइज ही जाएंगे। पहले अंदर का सेल जब तक पूरा फिल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर के सेल में नहीं जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स समझ लेते हैं। ऑर्बिट जैसे मैंने पिछले बता दिया था, एनर्जी सेल सराउंडिंग न्यूक्लियस। तो एनर्जी सेल न्यूक्लियस के बाहर जो जिससे घिरा होता है न्यूक्लियस, वो ऑर्बिट कहलाते हैं। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे बाहर के जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वैलेंसी कहलाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए एटम। किसी भी एटम का उसमें प्रोटॉन जितने हुए वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाया। एंड एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हुआ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ उसका क्या कहलाता है? उसका एटॉमिक मास कहलाता है। अब जैसे देखिए, अब किसी जिस को यहाँ पे ये जो हुआ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का देखिए, जो ये एटॉमिक मास क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ हुआ, और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके। तो ऐसे सिंबल, एटॉमिक सिंबल ये हुआ। हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या है देखेंगे। Isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. Isotope क्या होता है? Same element having the same atomic number but different mass number. Same element का क्या हो? Atomic number तो same होगा but उसका mass number different होगा। वो क्या कहलाएंगे? Isotopes। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप देखते हो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब यहाँ पे 1 क्या हुआ? एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या है? एक सेम है, एक ही है। तो हाइड्रोजन में एक, ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1 और ट्रिटियम का भी 1 हुआ। बट एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? बताया था मैंने, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलके क्या कहलाता है? उसका क्या बनता है? तो मिलके एटॉमिक मास बनता है। तब आप यहाँ पे देखो, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें? नहीं है, तो 0। एटॉमिक मास इसका कितना हुआ? 1। ड्यूटेरियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए? प्रोटॉन 1 हुआ, न्यूट्रॉन 1 हुआ, इसका एटॉमिक मास कितना हुआ? 2। एंड ट्रिटियम का भी प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, जिसका कितना हुआ? एटॉमिक मास 3। इस तरह से आप क्या देख रहे हो? एटॉमिक मास तो तीनों का, सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या हुआ? तीनों का सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये हाइड्रोजन के क्या कहलाए? आइसोटोप्स कहलाए। अब ये देखिए ड्यूटेरियम क्या होता है बच्चों? ड्यूटेरियम ना हैवी वाटर कहलाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ड्यूटेरियम हैवी वाटर कहलाता है।
अब जैसे आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं कि दो एटॉमिक स्पेसिस लेते हैं ए एंड बी। ये अब इसमें ए में प्रोटॉन कितना हुआ, ए में प्रोटॉन्स हुआ 5, बी में 5। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या हुआ इसका 5, इसमें भी 6। तो मास निकालते हैं। मास नंबर कितना हुआ, मास कितना होता है बताया था 5 + 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 10 हुआ, इसका कितना हुआ 5 + 6 = 11। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 5 and 6। तब हम बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, सॉरी माय मिस्टेक, एटॉमिक नंबर 5 क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है 5, और एटॉमिक मास ए का कितना हुआ 10 एंड बी का कितना हुआ 11। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम हो रहा है बट एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है। तो क्या ए और बी क्या हुए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आइसोटोप्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, आइसोबर्स। आइसोबर्स क्या है बच्चों, isomers are atoms of different elements with different atomic number but different mass number। आइसोटोप क्या था, वहां पे सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए था बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट के साथ उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए बट मास नंबर सेम रहता है, वो क्या कहलाता है different atomic number but same mass number is called isobar। ठीक है, isobar the atoms of, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा। आइसोटोप्स क्या हुआ, आइसोटोप सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बट यहाँ पे आइसोबार्स क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। अब आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाई। आप जैसे देखो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 20 एंड आयरन का एटॉमिक नंबर 18। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 18 बट है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था 20 है इसका, आयरन का 18 है। एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर 20 हो गया कैल्शियम का, इसका 18 बट डिफरेंट सेम मास नंबर। दोनों का मास नंबर क्या है यहाँ पे सेम है, तो ये क्या हो गए, ये आइसोबार्स हो गए। अब यहीं पे आप देख लो आयरन का, आयरन का क्या हुआ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम एटॉमिक मास नंबर। अब देखो आयरन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 26 एंड निकिल का क्या हुआ 27 बट इनका क्या हुआ मास नंबर सेम है फिर 58। ये क्या हो गए, ये आइसोबार्स हो गए। तो आप समझ गए ना आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में डिफ्रेंसिएशन करना। आइसोटोप क्या हुआ, आइसोटोप हो गया सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट आइसोबार क्या हो गए डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे बट मास नंबर सेम होंगे, वो आइसोबार्स कहलाएंगे। अब हम आते हैं क्विज पे, होगी पढ़ाई। अब हम देख लें कि हमने कितना सीखा। बच्चों क्विज स्टार्ट करें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज बिलो फिगर है। अब यहाँ पे आप देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 14 है। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे बताइए। बताओ बताओ बच्चों,
तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितना है इसका एटॉमिक मास, 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे कितने हुए, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है, तो इक्वल टू 14। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो कितना होगा, 14 माइनस 6 इधर है तो उधर से माइनस हो गया, तो कितना हुआ, 8। तो करेक्ट आंसर कितना हुआ हमारा, बी। सेकंड क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जल्दी बताइए। हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ए, एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन बी, एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी, एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा, which elements have similar chemical properties, the elements in the same period of periodic table। सेम पीरियड का पीरियोडिक जो सेम पीरियड का होता है ना, एलिमेंट्स इन द सेम पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक टेबल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ऑप्शन का कौन सा सही है, ए। हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाई एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ऑप्शन ए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी, चार्ज इज लॉक्ड इन न्यूक्लियस। एंड ऑप्शन सी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल क्यों होता है एटम, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। क्योंकि सेम प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई वो न्यूट्रल हुआ। सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज गिवन बाई। ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। ऑप्शन बी, न्यूटन। ऑप्शन सी, नील बोर। तो अभी कॉन्सेप्ट एटम का स्ट्रक्चर का किसने दिया है, प्रेजेंट में जो सबसे बताया था मैंने आपको। ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। ऑप्शन बी, न्यूटन। सी, नील बोर। इसका आंसर क्या है, सी, नील बोर। क्वेश्चन 5 हमारा क्या है, विच ऑफ द बिलो कंटेन 0 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन ए हमारा है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन। ध्यान दीजिए, विच ऑफ द बिलो कंटेन 0 न्यूट्रॉन्स। क्या 0 न्यूट्रॉन होता है, मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में भी। तो किसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी। Who discovered neutron? ऑप्शन ए, जे थॉमसन। ऑप्शन बी, जे चैडविक। एंड सी, गोल्डस्टीन। किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी, पहले ही मैंने बताया था चैप्टर स्टार्ट करते टाइम ही।
थॉमसन ने या जेम्स चैडविक या गोल्डस्टीन, किसने न्यूट्रॉन खोजा था? आंसर है, क्या बताओ? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बताइए बताइए। बताइए, इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक का सोडियम कॉन्फ़िगरेशन है 281। करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर इसका हुआ ए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियल सेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होता है वो किसी भी एटम का, वो किसी भी एलिमेंट के एटम का क्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। सोडियम का कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते? 281। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी वैलेंसी ऑफ एन एटम इफ इट contains 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स? ऑप्शन ए है हमारा 0, B3, C2 एंड D1। What will be valency of an atom if it contains 3 protons and 4 neutrons? चलिए बताइए, वैलेंसी क्या होता है? मैंने आपको बताया था। वैलेंसी क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, जो बाहर की सबसे बाहर के ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका वैलेंसी कहलाता है। तो कितने में? 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन हैं। तो कितना हुआ प्रोटॉन? यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन कितना हुआ? 3। न्यूट्रॉन कितना हुआ? 4। तो क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना हुआ? 3। तो 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन बताया था आपको, पहले ऑर्बिट में, पहले सेल में कितने रहेंगे, कैसे डिवाइड होते हैं? 2, 8, 18, 32। तो क्या हुआ? पहले सेल में आपको बताया था उसके मैक्सिमम, उसमें 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ए वैलेंसी क्या हुई? एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक। तो आंसर डी। हैवी वाटर इज एन आइसोटोप ऑफ, भी बताया मैंने आपको। हैवी वाटर किसका आइसोटोप है? तो क्या था? सेम एलिमेंट का क्या था? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। आंसर क्या है जल्दी बताइए। तेईस ए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप है।
ड्यूटेरियम बताया था ना मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैथोड रेज है, ये भी बताया था कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज, बी ड्यूअल चार्ज, सी नेगेटिव चार्ज, डी ऑल ऑफ द एबव। कैथोड रेज क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है उस पर, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या दोनों चार्ज होता है, या सारे सब दोनों हुए, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी बताइए आंसर क्या है इसका, सी। कैथोड क्या वो क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है आपको एग्जाम्पल का एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 37 आर एग्जाम्पल ऑफ किसके हुए, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे क्या देख रहे हो, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट हुआ। तो किसके एग्जाम्पल है, आइसोटोप को। आइसोटोप्स के एग्जाम का क्या डिफिनीशन था, हाँ था एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने बताया था ना, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आइसोटोप कहलाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, electrons with the highest level of energy exist in the, electron with the highest level of energy exists in the, ऑप्शन ए हमारा न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इनरमोस्ट शेल, ऑप्शन सी आउटरमोस्ट शेल एंड डी डिपेंड्स। जल्दी बताइए, ये भी मैंने बताया आपको। सबसे ज्यादा हाई लेवल के एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन के पास होता है, वो कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं या इनरमोस्ट शेल में या आउटरमोस्ट शेल में, तो जल्दी बताइए। उसका आंसर है सी, आउटरमोस्ट शेल। मैंने बताया था ना, वहाँ पे जो सबसे बाहर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, बट जो सबसे अंदर की तरफ रहेंगे, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम रहती है। आज के लिए बस हमारा क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है, मैं उनको फिर से बताना चाहूँगी कि आप जल्दी से हमारा एप्लीकेशन जाके डाउनलोड, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे अनअकैडमी टाइप कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आएगा, आप उसको इंस्टॉल करें, फिर अपना गोल सेट करें। आपका जो भी गोल है, मैनेज गोल में जा करके आपको जिसकी भी क्लासेस लेनी है, आपको जो पढ़ना है क्लास, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों के क्लासेस के, देखिए क्लास 9, 10, 11 जिसकी भी क्लासेस लेनी है आप उसकी क्लास, आप अपना गोल सेट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो भी क्लासेस के आप अपने गोल के सेट किए उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना, आपको टाइम टू टाइम क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हर बच्चों बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सो दैट आप अपनी क्लासेस टाइम टू टाइम आप अटेंड करते रहोगे। और लास्ट में फिर से एक बार मैं आपको अपना रेफरल कोड बता दूं कि आप मेरा कोड प्रियंका यूबी अप्लाई करने के बाद ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये कोड अप्लाई करना ना भूलें। कोड अप्लाई करें और 10% का डिस्काउंट पाएं। चलिए बस इतना ही बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगी नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।